हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के विविध या ऐच्छिक प्रश्नावली एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि व्यास 3 मिलीमीटर वाले तांबे के तार को, यानी कि तांबे के तार का व्यास, तांबे के तार का व्यास है 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 1.5 मिलीमीटर। इसे बराबर 0.15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आगे कह रहा है एक बेलन पर लपेटा जाता है। बेलन है तो इसमें बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई L बराबर 12 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कैपिटल R बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि एक जो है आपके पास ये बेलन है इस तरह का। अब ये जो बेलन इस तरह का है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है ये है 12 सेंटीमीटर पर लपेटा जाता है। यानी तार को इस पर हम क्या करते हैं, लपेट देते हैं। अगर तार को लपेटने की बात करें इसी के संदर्भ में कुछ इस तरह से ऐसे इस तरह से तार को इस तरह से ऐसे करके फेरों की संख्या वाइज लपेटा जा रहा है। ठीक है, अब इसको लपेटने के बाद हम लोग करेंगे क्या, ठीक, ये मान के चलिए कुछ इस तरह से। ये तार को लपेट दिया गया है। तो पूछ रहा है तार की जो बेलन के वक्रपृष्ठ यानी ये जो तार लपेटा जाता है इस पर, ये बेलन के वक्रपृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। यानी कि अगर ये बेलन है इस पर हम तार रख के लपेटना स्टार्ट करते हैं तो ये ढक लेगा। तो ध्यान से समझना है हम लोगों को कि सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लें कि कितने फेरों में ये तार लपेटा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इस तार के ऊपर अगर हम जो है व्यास कितना है 3 मिलीमीटर यानी कि 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर का तार है। अब हम उस पर जब एक बार में उसे लपेटेंगे तो वो कितना एरिया ढक लेगी, तो अपने तार के व्यास के बराबर। जैसे मान लो ये उंगली है हमारी, इस तार का व्यास है। अगर मैं इसको इस बेलन पे ऐसे करूंगा तो यही तो व्यास है, इसके अनुप्रस्थ यही व्यास होता है। इसको जब ऐसे लपेट दूंगा तो क्या होगा, एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगी, तार के व्यास के बराबर एरिया को ढक लेगी। तो लिखेंगे तार द्वारा लपेटे फेरों की संख्या, लपेटे गए फेरों की संख्या। अब ये संख्या बराबर हो जाएगा बेलन की लंबाई बटा तार का व्यास। ये चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। तार का व्यास जो होगा वो उसको ढकेगा, एक राउंड में इतना, दूसरे राउंड में इतना ढक लेगा। तो इस तरह से लंबाई को व्यास से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बेलन की लंबाई 12/10.3, ये हो जाएगा 120/3 बराबर 40 फेरे। 40 फेरे जो है इसके बनाए गए हैं। आगे तार की लंबाई, तो एक फेरे में तार की लंबाई, तो एक फेरे में तार की लंबाई यानी कि, अब ध्यान से देखिएगा, एक फेरे में तार की लंबाई मतलब बेलन की परिधि, अब बेलन की परिधि का मतलब 2πr, लेकिन यहाँ r क्या लिखेंगे, यहाँ स्मॉल r नहीं कैपिटल R। बेलन की त्रिज्या ली जाएगी क्योंकि इसी पृष्ठ पर तो हम इस तार को ऐसे लपेट रहे हैं। तो
तो ये बेलन की त्रिज्या जो हो जाएगी उस लपेटे गए फेरों के लिए उसकी त्रिज्या का काम करेगा। तो ये 2 पाई आर। अब यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें इसे लिख सकते हैं 2 × 22/7। बेलन की त्रिज्या कितनी है 5, तो ये निकल के आएगा कितना 22 दूना 44 और 44 पंचे 44 गुणे 5/7, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22/7। भाग कर दिया जाए 7 त्रिक 21, 1 22 10, 7 इकन्ने 7, 3 10, 7 चौक 28, 2 30, 7 दूनी 14, 6 20, 7 8 56। इतना सेंटीमीटर उस तार की लंबाई, एक फेरे में लपेटे गए तार की लंबाई, एक फेरा जो कंप्लीट होगा वो 31.428 मीटर लंबाई। तो 40 फेरों में तार की लंबाई बराबर 40 गुणे 31.428। तो अभी 4 से 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8, 3 11 के 1 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 के 7 हासिल 1, 4 इकन्ने 4 1 5, 4 3 12, 1 2 3 1 2, क्योंकि यहाँ 0 भी है तो 0 उसको इतना हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर टोटल तार की लंबाई आ जाएगी जो इस बेलन के वक्रपृष्ठ को पूरा ढक लेगा। आगे कहा जा रहा है द्रव्यमान भी ज्ञात कीजिए कि तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब हम तार का आयतन ज्ञात करेंगे। तार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तार का क्षेत्रफल गुणे तार की लंबाई। तो तार का क्षेत्रफल निकलेगा πr² गुणे लंबाई। तार की लंबाई को अगर हम कैपिटल L से लिखें तो यहाँ से कैपिटल L तार की लंबाई सीधा लिख लो 125.7.12। अब यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 22/7। तो 3.14 तो नहीं रखना है, नहीं रखना है, तो हो जाएगा 22/7 गुणे। अब आर स्मॉल आर देखो तार का आयतन निकालेंगे तो तार की त्रिज्या ली जाएगी। तो ये हो जाएगा 0.15 गुणे 0.15 गुणे 125 7.12। अब थोड़ा करके गुणा करेंगे तो 22/7 गुणे 0.15 का स्क्वायर 225 0.225 गुणे 1257.12। ये पूरा हो जाएगा ऊपर वाला 622.2744/7 बराबर। अगर हम भाग करेंगे इसे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.896 घन सेंटीमीटर। 1 घन सेंटीमीटर तार का द्रव्यमान बराबर है कितना 8.88 ग्राम। तो 8.896 घन सेंटीमीटर तार का द्रव्यमान 8.896 गुणे 8.88। ठीक हो गया, बराबर करके 789.39 ग्राम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यह कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले यहाँ हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे 3 और 4 करके। तो ध्यान दीजिएगा, आप ऑब्वियसली ऐसे ही बनाएंगे, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो, ठीक है। आप तो नॉर्मल समकोण त्रिभुज ऐसा ही बनाएंगे। तो जब इसको घुमाया जाएगा तो कर्ण के परितः जब घुमाएंगे तो ये ओवरऑल कैसे घूमेगा, ये बिल्कुल इधर की डायरेक्शन में जाके इस तरह से बनेगा, ये 3 ये 4 होगा।
अब यहाँ समझने वाली बात यह कि द्वि उत्पादित शंकु जो है उसके लिए हम कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे। चीजें बहुत ही आसान है समझना। अगर इस चित्र को मैं कुछ इस तरह से बनाऊं, ये इसे 4 मान लिया जाए, इसे 3 मान ले, 90 का एंगल यहां माना जाए, ये हो गया हमारा कर्ण। ध्यान से समझिएगा, ये हो गया कर्ण। कर्ण के परितः जब इसे आप घुमाओगे तो ये क्या होगा, इस तरह से ये चित्र बन जाएगा। यहां से इस तरह से ये, तो इससे द्वि उत्पादित शंकु एक, ये इस तरह से हम दो शंकु मानेंगे। अगर ये 3 है, ये बिल्कुल अपोजिट में इधर गए, इधर भी 4, इधर भी 3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि इस द्वि अनुपादित शंकु जो है, द्वि उत्पादित शंकु जो है, इसका आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम जो होगा हमारा वो ये होगा कि ABCO, अगर मुझे ये शंकु लेना है तो एक BAC बनेगा, दूसरा ACD बनेगा, ये 2 शंकु बनेंगे। इसकी मुझे ये वाली त्रिज्या चाहिए, ये त्रिज्या चाहिए। तो वो त्रिज्या ज्ञात करना आसान भी है, समझते हैं कैसे। भाई समकोण त्रिभुज है ये, और इस समकोण त्रिभुज के अगर मैं कर्ण ज्ञात करना चाहूं तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसकी बात करते हैं, ABD की। यही तो आपका एक समकोण त्रिभुज था, त्रिभुज ABD में ये कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। भाई ये कर्ण, तो ये 90 का एंगल, ये कर्ण हो जाएगा। तो ये हो गया बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9, 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी ये जो कर्ण आपका है ये कौन सी भुजा बनेगी, यहाँ से BD भुजा बनेगी। ये कर्ण आपकी BD भुजा बनेगी। अब अगर कर्ण BD का मान इतना आ गया तो पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए, ये ज्ञात करना, AO ज्ञात करना। ठीक है। AO ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा लो। समकोण त्रिभुज में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाओ। देखते हैं, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या हो जाता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 आधार हम इसे लेंगे 4 गुणे ऊंचाई लेंगे 3। भाई इसमें देखिए, अगर मैं इसे आधार मान लूँ तो ये ऊंचाई हो जाएगी गुणे 3, 3 दूना 4 बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर। और इसी त्रिभुज ABD के आधार का जो क्षेत्रफल मिला है, ABD का क्षेत्रफल, अब हम इसमें क्या करेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का फार्मूला। अब अगर मैं आधार इस BD को मान लूं तो हमारी ऊंचाई क्या हो जाएगी, OA हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, ये 6 के बराबर होगा, 1/2 गुणा BD का मान 5 है, ये देखिए BD बराबर 5 सेंटीमीटर, ये पूरा कर्ण ही हुआ। OA नहीं पता है, तो 6 दूना 12, ये इम्प्लाइड ऐड करके देखे, ये इधर आएगा 6 दूना 12 बराबर 5 OA। अब यहाँ से OA बराबर क्या हो जाएगा, 12/5, काट करेंगे, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 2.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु, तो लिखेंगे शंकु ABC तथा शंकु ACD की त्रिज्या
इसकी त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी, ओ ए बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे दोनों शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, शंकु ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस शंकु ए सी डी का क्षेत्रफल। अब यहां से शंकु एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर यल प्लस पाई आर कैपिटल एल। अगर इसकी तिर्यक ऊंचाई में कैपिटल एल लिख लूं, इसकी स्मॉल एल लिख लीजिए। पाई का मान 22/7 रखे या 3.14 रखे, तो 22/7 गुणे, अब देखिए पहले पाई आर कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यल प्लस कैपिटल यल। तो यहाँ से अब मान रख दो 22/7 गुणे 2.4 गुणे यल का मान कितना होगा, कैपिटल यल का मान 4 धन 3, तो ये हो गया 22/7 गुणे 2.4 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, 24 दूना 48 के 8 हासिल 4, 24 दूना 48 4 52, 52.8 वर्ग सेंटीमीटर जो है इस द्वि उत्पादित शंकु का क्षेत्रफल निकल के आएगा। अब इसके बाद इसमें हमें आयतन बताना है, आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकुओं का आयतन इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद शंकु का आयतन देखते हैं। एंड स्टेप है शंकुओं का आयतन। अब देखो शंकु का आयतन मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई हो गई h1 और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h2 हो गई। तो शंकुओं का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु ए बी सी का आयतन प्लस शंकु ए सी डी का आयतन। अब शंकु एबीसी का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h1, त्रिज्याएं तो वही हैं लेकिन ऊंचाइयां अलग अलग, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। अब देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो ये हुआ h1 प्लस h2, तो 1/3 22/7 22/7 गुणे आर का मान है यहाँ स्मॉल आर, ये देखिए 2.4 का वर्ग इंटू ये h1 प्लस h2 ओवरऑल मिलके BD है। तो BD की लंबाई कितनी है 5, तो यहाँ रख दिया जाएगा 5, यहाँ लिख दें h1 प्लस h2 बराबर BD, और BD का मान 5 है। अब इसे हल कर दिया जाए तो 1/3 गुणे 22/7 गुणे 2.4 गुणे 5, 3 8 24, 8 पंचे 40, तो 22/7 का मान 3.14 रख देंगे, 8 पंचे 40, ये हो गया 2.4 गुणे 4.0 जाएगा बराबर 30.144 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये टंकी का आंतरिक मापन 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर बात कर ली जाए टंकी की लंबाई, कैपिटल एल बराबर 150 सेंटीमीटर, टंकी की चौड़ाई कैपिटल बी बराबर 120 सेंटीमीटर और टंकी की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर 110 सेंटीमीटर की एक ये टंकी बनी हुई है। कितना
टंकी में पानी की मात्रा, टंकी में पानी का आयतन, मात्रा या आयतन कितना दिया गया है, 129600 घन सेंटीमीटर। इतना उस टंकी में पानी भरा हुआ है। पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें डाली जाती हैं और जब तक कि टंकी पूरी ऊपर तक ना भर जाए और प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। ईंट की बात की गई है तो सबसे पहले अब हम यहाँ ज्ञात कर ले ईंट की लंबाई। ईंट भी एक घनाभ के आकार की होगी, तो ईंट की लंबाई स्मॉल l बराबर 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई स्मॉल b बराबर 7.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई स्मॉल h बराबर 6.5 सेंटीमीटर। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा चित्र से कि अगर ये टंकी है, अगर ये जो है टंकी है, अब ये अगर टंकी है तो इसमें क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है। मान लेते हैं पानी कितना भरा हुआ है, इतना, ठीक, इतना पानी ना भरा, थोड़ा सा कम ही कर देते, इतना मान लो पानी भरा हुआ। इसमें क्या की जा रही है कि छोटी छोटी ईंटें हैं, ये घनाभ के आकार की ये छोटी छोटी ईंटें हैं जिनको हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। जब ईंटें डाली जाएंगी इसमें इस तरह से कई सारी ईंटें पड़ जाएंगी तो पानी का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लो टंकी पूरा फुल हो जाती है तो पूछा जा रहा है कितनी ईंटें इसमें डालनी पड़ेंगी और प्रत्येक ईंट जो होता है वो अपने आयतन का, प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 भाग पानी अवशोषित कर लेती है। तो यानी कि ईंट जो पानी विस्थापित करेगी वो अपने आयतन के 1/17 भाग को माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये निकाल दिया जाए कि अब टंकी में जो पानी चढ़ेगा वो खाली भाग में ही चढ़ेगा। तो पहले मान लो हम ज्ञात कर लेते हैं टंकी का आयतन, टंकी का आयतन बराबर LBH, ये हो जाएगा 150 गुणा 120 गुणे 110, ये हो जाएगा 1850 400। अब आगे जो समझना है उसे हम क्या कर सकते हैं, ये टंकी के खाली भाग का आयतन हो गया। ध्यान से समझिएगा, इतना भाग ऊपर खाली था और टंकी में जब ईंटें डाली जाएंगी तो इतना आयतन पानी उसको विस्थापित करना है। तो एक बात आपके जहन में आनी चाहिए कि इतना, अब हमें डायरेक्ट अगर ये पानी ना सोखता तो हम क्या करते हैं, टंकी के खाली भाग के आयतन को ईंटों द्वारा विस्थापित पानी के आयतन को माइनस कर देते। अच्छा, एक ईंट कितना पानी विस्थापित करेगी, तो वो अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करेगी। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम ईंट का आयतन ज्ञात कर लें। ईंट का आयतन बराबर ये क्या हो जाएगा, स्मॉल LBH। स्मॉल l कितना है, 22.5 गुणे 7.5 गुणे 6.5। अब इसको अब हम क्या कर लें, ओवरऑल अगर गुणा कर लेंगे तो तब ये हो जाएगा 1096.875। इतना घन सेंटीमीटर जो है ईंट का आयतन आ गया है। अब अगर इतना ईंट का आयतन आ गया तो ईंट द्वारा विस्थापित पानी का आयतन, ईंट द्वारा विस्थापित पानी का आयतन बराबर ईंट का आयतन माइनस 1/17 गुणे ईंट का आयतन। अब ध्यान से समझिएगा ये चीजें हमने क्यों की, क्योंकि ये कह रहा है कि ईंट जो है वो अपने 1/17 आयतन पानी को सोख लेती है।
तो अगर ईंट वैसे नॉर्मल अगर वो ना सोखती तो ईंट अपने आयतन के बराबर पानी विस्थापित करता, तो कुछ पानी जब अवशोषित कर ले रहा है इसका मतलब अपने आयतन का पूरा पानी विस्थापित नहीं करेगा। तो कितना नहीं करेगा, जितना सोख ले रहा है उतना पानी हम माइनस करेंगे। इसलिए ईंट का आयतन आपका मिला है 1096.875 माइनस 1/17 गुणे 1096.875। ठीक, अब ये हो जाएगा 1096.875 माइनस, इसको अगर हम भाग कर देंगे 1096 तो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 64.522। तो 1032.353 घन सेंटीमीटर। अब ईंट इतना पानी विस्थापित करेगी और कितना आपको पानी का विस्थापन चाहिए, तो ईंट का आयतन इतना मिला था। अब टंकी के खाली भाग, इतने भाग को हमें भरना है, इसलिए ईंट की संख्या बराबर टंकी का खाली आयतन, खाली भाग का आयतन और पूरे का बटा क्या लिखेंगे, ईंट द्वारा विस्थापित पानी का आयतन। एक ईंट द्वारा विस्थापित पानी का आयतन, ईंट द्वारा विस्थापित पानी का आयतन, ये चीजें होंगी। ध्यान दीजिएगा, आपकी टंकी का खाली भाग का आयतन इतना है, यानी ये भाग जो खाली था इसी को हमें पानी विस्थापित, तो इतना पानी में कहा, ईंट डालने से ही पानी मिलना चाहिए। ईंट एक ईंट द्वारा कितना विस्थापित हो रहा है, इतना। तो खाली भाग के आयतन को हम क्या करेंगे, ईंट से डिवाइड कर देंगे। तो टंकी के खाली भाग का आयतन कितना है, 1850400 बटा 1032.353। अब भाग कर देंगे तो आ जाएगा 1792.41 बराबर लगभग कितना, 1792 ईंटें आपको डालनी पड़ेगी। ठीक, 1792 डालोगे तो ये जो होगा पानी का स्तर यहाँ से उठ के ऊपर पूरी टंकी आपकी पूरी भर जाएगी। ये क्वेश्चन इस तरीके से लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही है, हॉर्स वाला। इसे समझना ध्यान से। ये कह रहा है कि किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। यानी एक नदी की घाटी है जिसमें 15 दिन में जो है 10 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है। आगे कह रहा है कि तो दर्शाइए कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी की योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी की गहराई 172 किलोमीटर, 75 मीटर और 3 मीटर गहरी है। तो पढ़ते हैं, नदी के घाटी का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 7280 वर्ग किलोमीटर। अगर हम इसे मीटर में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 7280 दशमलव नहीं। अब आप याद रखिएगा 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो जाहिर सी बात है दोनों पक्षों का हम क्या कर लें, वर्ग कर लें। तो हमारा 1 वर्ग किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 वर्ग मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 वर्ग मीटर। ठीक, आप चाहे 7280 वर्ग किलोमीटर लिखो और चाहे इतना वर्ग मीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नदी में हुए वर्षा के पानी की गहराई
ये गहराई कितनी है? ये गहराई 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.1 मीटर। तो नदी में हुई वर्षा के पानी का आयतन, हुई वर्षा के पानी का आयतन। ये आपको याद रखना है कि हमने आपको बताया था आयतन का मतलब क्षेत्रफल गुणे लंबाई या दूरी, मतलब कुछ भी। तो हो जाएगा नदी का क्षेत्रफल, नदी का क्षेत्रफल गुणे वर्षा के पानी की गहराई। तो ये हो जाएगा ओवरऑल कितना, 72, 80, 1 2 3 4 5 6 गुणे 0.1। ठीक, अब ओवरऑल अगर लिखेंगे तो 7 2 8 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 दशमलव से 1 जीरो, इतना घन मीटर आयतन जो है नदी में, इतना घन मीटर आयतन का वर्षा हुई है। अब लिखना है हमें नदी की लंबाई, यल बराबर कितना है, 1072 किलोमीटर। 1072 किलोमीटर बराबर 1072, 1 2 3 मीटर। अच्छा, चौड़ाई की बात कर लें, चौड़ाई भी बराबर ये दिया गया है 75 मीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है 75 मीटर। और ऊंचाई की बात करें, एच बराबर ऊंचाई या गहराई, नदी की जो है ये गहराई है, नदी की गहराई को भी एच से ही डिनोट कर लेंगे। गहराई मतलब पानी की ऊंचाई, ये 3 मीटर है। तो नदियों का आयतन, नदियों का आयतन बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, एल बी एच से। तो यहाँ अगर हम इसे इम्प्लाइड ऐड कर लें तो यल का मान कितना है, 1072, 1 2 3 गुणे 75 गुणे 3 लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24 12 00 1 2 3। एक नदी का आयतन, तो 3 नदियों का आयतन, 3 नदियों का आयतन, तीनों नदियां जो थी वो समान थी। ये हो जाएगा 3 गुणे 24 12 1 2 3 4 5। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 इकन्ने 3, 3 चौक 12 के 2, 3 दूना 6 1 7। ठीक, 72 36 1 2 3 4 5। अब देखिए, आपको यह दिखाना था कि घाटी में जितनी वर्षा हुई है, कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य है। तो तीनों नदियों में पानी टोटल कितना है, इतने घन मीटर का है, और वर्षा के 36 हुआ है, और यहाँ 72 80 चाहिए था। तो लगभग हम इसे बराबर मान लेंगे कि वर्षा का पानी का आयतन बराबर वर्षा के पानी का आयतन लगभग बराबर, ये वाला साइन यूज करेंगे, थोड़ा सा तिरछा ऐसे बनता है, ऐसे, लगभग बराबर 3 नदियों के पानी का आयतन, 3 नदियों के पानी का आयतन। देख लीजिए, यहाँ 72 36, यहाँ 72 80, तो नियर अबाउट में मानेंगे। बाकी ये एक्चुअल में तो बराबर नहीं है, लेकिन लगभग समतुल्य में कहा था, इसलिए इस चीजों को हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। ये कह रहा है कि टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी है, ये 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन से जुड़ी है, यानी यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, और टोटल ऊंचाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर।
ये पूरा व्यास कितना है 18 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से ये नॉर्मल होगा ये इतना, तो इधर वाली रेखा ये कितनी त्रिज्या हो जाएगी 9 मीटर, और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4 मीटर सेंटीमीटर होगी। तो लिखेंगे तेल की कुप्पी के ऊपरी सिरे की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितना 9 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा व्यास 18 है, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। निचले सिरे की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यही जो त्रिज्या होगी यही छिन्नक वाले भाग की होगी और बेलन वाले भाग की भी होगी। ठीक है, चाहे इसे छिन्नक के साथ बात करो या बेलन के साथ बात करेंगे। इसको अब आपको बताना है कुप्पी की कुल ऊंचाई। कुप्पी की कुल ऊंचाई बराबर 22 सेंटीमीटर। तो छिन्नक की ऊंचाई बात करेंगे, छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई को अगर मैं कैपिटल एच मान लूं तो ये कितना, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 22 माइनस बेलन वाले भाग की ऊंचाई 10 दी गई है बराबर 12 सेंटीमीटर, ये छिन्नक की। और बेलन की ऊंचाई में मान लूं तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी स्मॉल एच बराबर 10 सेंटीमीटर दिया ही गया है। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम छिन्नक की क्या ज्ञात कर लें त्रिज्या। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कुप्पी, ध्यान दीजिए कुप्पी बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ, प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ, ये चीज है। अच्छा, छिन्नक का वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू यल, प्लस बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ यल ज्ञात करना है, तो यहाँ ज्ञात करते हैं छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। यल बराबर फार्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा एच का मान कितना है छिन्नक वाले की ऊंचाई, अगर 10 इसकी है छिन्नक वाले की कितनी हो जाएगी 12, तो 12 का वर्ग प्लस 9 माइनस 4, 12 बरहिया 144 प्लस 9 माइनस 4 का 5, 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169 बराबर 13 सेंटीमीटर यल। तो अब हम इसे क्या करेंगे पाई कॉमन ले लेंगे पूरे में, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर प्लस आर, यानी कि कैपिटल आर का मान 9 प्लस 4 थोड़े 13 प्लस 2 इंटू स्मॉल आर 4 एच 10, तो ये हो जाएगा पाई का मान, इसमें कहा तो नहीं है, नहीं पाई का मान आप 22/7 रख लें या 3.14 रख लें। 13 गुणे 13 कितना हो जाएगा 169 प्लस 4 दूना 8 दहम्मा 80, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 9 8 6 14 4 1 1 2 249। अब इसका अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बटा 7।
अब अगर आगे भाग करेंगे तो 7 सत्ता 49, 1 50, 4 54, तो ये होगा 57, 7 8 56, 7 दूना 14, सही, 4/7 वर्ग सेंटीमीटर। इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ये कह रहा है कि एक शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के उन सूत्रों को सिद्ध कीजिए जो अनुच्छेद 13.6 में दिए गए हैं। यानी 13.6 में क्या दिया गया है कि 13.6 से जो अनुच्छेद 13.6 कहता है कि छिन्नक का वक्रपृष्ठ, छिन्नक के वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एफ। यही हम प्रूफ करना है। तो हम मानेंगे एक शंकु है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। अब सबसे पहले थ्योरी को जान लिया जाए, छिन्नक बनता कैसे है। तो किसी एक शंकु को उसके आधार के समांतर किसी ऊंचाई से काटने पर ऊपर वाले भाग को हटा देने से जो आकृति बचती है उसी को हम क्या कहते हैं? छिन्नक कहते हैं। अगर इस शंकु की कुल ऊंचाई l, तो इस शंकु की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? नहीं सॉरी, इसकी तिर्यक ऊंचाई को हम क्या मान लें? स्मॉल l। इसकी ऊंचाई को क्या मान लिया जाए? h। इसकी त्रिज्या r, ये त्रिज्या हम r मान लेते हैं। तो अब अगर मुझे मानना है तो हम इसके बाद की बात क्या करेंगे? अब इसकी संपूर्ण ऊंचाई को या तो कैपिटल एल मान लिया जाए, और तिर्यक ऊंचाई कैपिटल एल हो गई, और संपूर्ण ऊंचाई को हम कैपिटल एच मान लें। आप कुछ भी मान सकते हो, उसके लिए आप फ्री हैं। यहाँ देखिए ए बी सी डी ई, इसे एफ मान लिया जाए, इसे जी मान लिया जाए। ठीक है, ये आकृति आप हम मान लेते हैं। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि अब हमें क्या चाहिए? ई डी बी सी या डी ई बी सी, जो ये छिन्नक है, छिन्नक का वक्रपृष्ठ हमें यही प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम ऑब्वियसली ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज ए बी जी, ठीक है, त्रिभुज ए बी जी क्या है? त्रिभुज ए बी जी तथा ये क्या हो जाएगा? तथा त्रिभुज ई एफ, त्रिभुज ए बी जी तथा ए ई एफ एक समरूप त्रिभुज है, एक समरूप त्रिभुज है। यहां ध्यान दीजिएगा, हम इसे प्रूफ नहीं करेंगे कि ये समरूप है या नहीं। आप ऑब्वियसली कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण उभयनिष्ठ होगा। और किन्हीं भी दो त्रिभुजों के यदि कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, वे त्रिभुज समरूप होते हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तब समरूपता के नियम से, ये समरूपता का नियम क्या कहता है कि ए बी
ए बी बटा ए ई, या फिर इसे इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग ए ई बटा ए बी। ए ई बटा ए बी बराबर ए एफ बटा ए जी बराबर ई एफ बटा बी जी। ठीक, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो ये क्या बन जाएगा, हमारा ए ई का मान कितना है, ध्यान से देखिए। अगर ए ई ये पूरा कैपिटल यल है तो ये, और यहां से यहां तक स्मॉल यल, तो ये इतना क्या हो जाएगा, कैपिटल यल माइनस स्मॉल यल बटा, ये हो जाएगा ए बी। ए बी का मान है कैपिटल यल। ध्यान दीजिए यहाँ लिख दिया जा रहा है, ये हो जाएगा यल माइनस यल, और ये जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की बन जाएगी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ठीक, तो ए एफ का मान जो हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बटा ये हो जाएगा एच। और ई एफ की अगर हम बात करें तो ये है बराबर कैपिटल आर बटा, सॉरी स्मॉल आर बटा कैपिटल आर। अब यहाँ से चीज़ें हम लोगों को समझनी है। हमारा एक ही टारगेट होगा कि छिन्नक देख ही रहे हो तो छिन्नक में यल है, स्मॉल एच है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, ये सारी चीज़ें। अब दूसरी बात, इसमें से थोड़ा सा अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो मुझे क्या चाहिए, इसका मान अगर इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस यल बट कैपिटल यल स्मॉल आर बटा कैपिटल आर। यहाँ से लेके चलेंगे अब, तो अब हम यहाँ से कैपिटल आर का इसको इधर लेके जाएंगे, फिर इसको इधर किया, इसको इधर किया, जो कुछ भी करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस स्मॉल आर बटा कैपिटल आर बराबर स्मॉल एल बटा कैपिटल यल। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस स्मॉल आर बटा कैपिटल आर बराबर यल बटा कैपिटल यल। अब हम क्या करेंगे, पलट देंगे, या इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा यल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू यल। अब यहाँ से सॉल्व अगर हम करेंगे तो यल बराबर क्या मिल गया, आर यल बटा आर माइनस स्मॉल आर। ठीक, ये मिल गया। तो अब अगर हम चित्र के अनुसार चलना चाहें, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा लेंदी है इसलिए यहाँ देखेंगे, तो अगर हमें यहाँ से देखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ बराबर, ये ध्यान से देखिए जा, शंकु जो है ए बी सी, शंकु ए बी सी का वक्र पृष्ठ माइनस, अब माइनस ये शंकु, पूरे शंकु का वक्र पृष्ठ में से छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि शंकु ए ई डी का वक्र पृष्ठ, ये चीजें ध्यान रखनी है। अब डैश शंकु एबीसी का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई शंकु एबीसी के लिए कैपिटल आर यूज करेंगे, पाई कैपिटल आर, उसके बाद तिर्यक ऊंचाई क्या है कैपिटल यल, माइनस पाई स्मॉल आर इंटू शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है, कैपिटल यल माइनस स्मॉल यल। अब यहाँ से हमें चीज़ों को सॉल्व करना है, सॉल्व करना इजी है, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से जो यल का मान मिला है यहाँ ले चल के रख देंगे, बस ओवरऑल और कुछ नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा पाई आर, यल का मान मिला है आर यल बटा आर माइनस स्मॉल आर माइनस पाई आर, यहाँ आर यल बटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर माइनस यल। अब डायरेक्ट पाई कैपिटल आर स्क्वायर यल बटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर माइनस पाई स्मॉल आर यल बटा
स्मॉल आर माइनस आर प्लस पाई आर यल। अब देखा जाए इनका एलसीएम लेंगे दोनों का, तो आर माइनस स्मॉल आर, यहाँ से पाई कैपिटल आर यल माइनस पाई स्मॉल आर यल प्लस पाई आर यल, ये बना। अब इसको यहाँ से अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं पाई कैपिटल आर यल कॉमन ले सकते हैं, पाई कैपिटल आर यल कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और पूरे का बटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस पाई स्मॉल आर यल। अब इससे ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, पाई आर यल प्लस पाई स्मॉल आर यल। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू यल। और यही तो हमें 13.6 के अनुसार प्रूफ करना था। इस तरह से ये चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी। 7 नंबर सवाल सिद्ध करना है छिन्नक का आयतन पाई एच बाई 3 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल। अब हमें अगले क्वेश्चन में सिद्ध करना है इतना। तो अब चीज़ें यही सब मानक मान लेंगे। माना एक शंकु छिन्नक जिसकी ऊंचाई के एच, बड़ी त्रिज्या छोटी स्मॉल आर, तिर्यक ऊंचाई यल है, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या देखेंगे कि त्रिभुज ए बी जी तथा त्रिभुज ए ई एफ क्या है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है, तो ये कोण बराबर होंगे, ये कोण उभयनिष्ठ होगा दोनों में, तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूपता के नियम से, समरूपता का अगर नियम लगाएंगे, यहाँ लिख दो समरूपता के नियम से, तो यहाँ हो जाएगा ए ई बटा ए बी बराबर ए एफ बटा ए जी बराबर ई एफ बटा डी जी। सबके मान रख दो यहाँ। ए ई का मान कितना हो जाएगा, यल माइनस स्मॉल एफ बटा ए बी कैपिटल यल। ए एफ का मान हो जाएगा एच माइनस स्मॉल एच बटा ए जी, एच माइनस स्मॉल एच बटा ए जी का मान क्या हो जाएगा, ए जी, यानी कि कैपिटल एच बराबर स्मॉल आर बटा कैपिटल आर। अब हमें इसमें ऊंचाइयों से संबंध है, ये दोनों लेंगे, एच माइनस स्मॉल एच बटा कैपिटल एच बराबर स्मॉल आर बटा कैपिटल आर से। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच बटा कैपिटल एच बराबर आर बटा कैपिटल आर। अब देखिए इसको हम इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस स्मॉल आर बटा कैपिटल आर बराबर एच बटा कैपिटल एच। अब ये हो जाएगा आर माइनस स्मॉल आर बटा कैपिटल आर बराबर एच बटा एच। तो यहाँ से एच का इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर एच बटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये एच का मान मिल गया, इसको हमें याद रखना है, ठीक। अब हम बात करेंगे छिन्नक के आयतन की। तो यहाँ से लिखेंगे छिन्नक का आयतन बराबर शंकु ए बी सी का आयतन माइनस शंकु ए ई डी का आयतन। ध्यान दीजिएगा, बड़े शंकु में से जब छोटे वाले शंकु को माइनस कर देंगे, इतना हटाएंगे तो छिन्नक का आयतन बचेगा। तो ये बराबर हो जाएगा शंकु एबीसी का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस 1/3 पाई। अब छोटे वाले शंकु का हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर
इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, AF हो जाएगी H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अगर अब हम यहाँ से ध्यान दें तो π/3 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब π/3 दोनों में है कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा r² H माइनस स्मॉल r² कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक, अब इसी को हमें सॉल्व करते हुए चलना है। यहाँ r² कैपिटल H की वैल्यू क्या है, कैपिटल H का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा RH बटा कैपिटल R माइनस स्मॉल r माइनस r²। यहाँ भी क्या करेंगे, कैपिटल R का मान रखें, कैपिटल H का मान रखेंगे RH बटा कैपिटल R माइनस स्मॉल r माइनस H। ठीक है, ये इतना। अब यहाँ से आगे क्या सॉल्व कर लेंगे, π/3। अब देखिए समस्या इसमें क्या उत्पन्न हो सकती है कि जरा हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा r³ बटा कैपिटल R माइनस स्मॉल r माइनस ये हो जाएगा r², यहाँ से कैपिटल RH माइनस, इसमें LCM लेंगे तो ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा H कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये आगे π/3, ध्यान से स्टेप समझिएगा नहीं भूल जाओगे तो दिक्कत होगी आपके लिए। r³ बटा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, r² RH माइनस HR प्लस स्मॉल RH पूरे का बटा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब यहाँ से देखिए ये कट गया तो ये हो जाएगा π/3 कैपिटल R³ माइनस, अब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो r³ स्मॉल h बटा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, π/3 बराबर, अब देखिए h कॉमन हो जाएगा, कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ और पूरे का बटा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब ये हो जाएगा π, h भी यहाँ से बाहर लेंगे 3, तो यहाँ a³ माइनस b³ तो RA माइनस b a² प्लस b² प्लस AB पूरे का बटा R माइनस R। ठीक, अब ये ओवरऑल क्या हुआ, πh/3, इससे ये कट गया, यहाँ क्या बचा r² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। यही आप प्रूफ करना था। ये जो हो जाता है ये डेरिवेशन हो गया छिन्नक के वक्र पृष्ठ का। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आ गया था तो अलग से करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन एनसीईआरटी का संपूर्ण हो चुका है। थैंक यू गाइज।